एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सोल पांडा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पेपर 4 की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सर जो पेपर 4 की यूनिट फर्स्ट है उसमें दो पार्ट्स में थिंकर्स को डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। The very first portion is about Western philosophers or philosophy, and the second one is about the Indian philosopher or Indian philosophy we can say. So आज से हम लोग हमारी क्लास में वेस्टर्न फिलोसॉफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो मैं एक बार आप लोगों को प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूं कि सर प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फिलोसॉफी इन वेस्टर्न वर्ल्ड इज लव ऑफ विजडम। दैट मीन्स आप यदि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं और उस नॉलेज को गेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप रैशनल और साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, देन उस पर्टिकुलर वे ऑफ स्टडी को कहा जाता है फिलोसॉफी। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि सर दर्शन शास्त्र में फिलोसॉफी का मतलब होता है टू सी, देखना, और क्या देखना, उस सुप्रीम बीइंग को देखना, उस यूनिवर्सल पावर को देखना। सो आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर वेस्टर्न फिलोसॉफी स्टार्ट करेंगे एंड जो भी हम लोगों के आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें वन बाय वन जो 3 फिलोसोफर हमारे सिलेबस में दिए हुए उनको कंप्लीट करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हिच इज अबाउट सोक्रेटिस। ना सो जो सबसे पहली क्लास होने वाली है हम लोगों की, उस क्लास में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर को पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, एंड द थिंकर इज नोन एज सोक्रेटिस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सोक्रेटिस। आने वाले दिनों में इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि एक पार्ट में सोक्रेटिस को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई हम लोग क्या कर इसको दो पार्ट्स में वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखिए, जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर थिंकर को पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीजें हम लोग को पढ़नी होगी उस पर्टिकुलर थिंकर के रिगार्डिंग। द वेरी फर्स्ट पार्ट और पोर्शन इज अर्ली लाइफ ऑफ द थिंकर। नाउ रिमेंबर, यहां से आपको मेंस में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, बट आपको ध्यान रखना है कि सीधा सीधा आपसे पूछ देगा हु वाज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस कौन थे, तो उसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स आपको ऐसे पता होने चाहिए कि आप एग्जाम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सके, पुट कर सके। द सेकेंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर इज फिलोसॉफी। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर इस लेक्चर का जो सेकंड डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, फिलोसॉफी ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के कौन कौन से फिलोसॉफिकल अप्रोचेस या एस्पेक्ट्स थे उनको वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। लास्टली क्या करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन स्पेशली, हम लोग देखेंगे सर सोक्रेटिस जो है उनकी जो टीचिंग्स या फिलोसॉफी है उनका आज की डेट में कोई रिलेवेंस है क्या, कोई इंपॉर्टेंस है क्या। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग इवेल्युएट करेंगे, उनका सिग्निफिकेंस देखेंगे इनकी टीचिंग्स का। So let's start with the very first dimension which is early life of Socrates. Now remember, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि यहां से आपको क्वेश्चंस आएगा 3 मार्कर और एक ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है which is who was Socrates। ध्यान रखना है आपको इस बात को। Now चलिए सोक्रेटिस की अर्ली लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। जब भी आप अर्ली लाइफ ऑफ सोक्रेटिस को देखते हैं तो थोड़ा सा सोक्रेटिस को कैरेक्टर को जानने की कोशिश कीजिएगा। सोक्रेटिस कौन सा, तो सोक्रेटिस देखिएगा, सोक्रेटिस जो थे एक बहुत प्रोमिनेंट थिंकर है सर वेस्टर्न वर्ल्ड के, जिनका बर्थ कहां पर हुआ था सर, एथेंस में हुआ था। नाउ सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनके पेरेंट्स का नाम क्या था, तो सोफ्रोनिकस पापा के नाम इनका, और मम्मी का नाम क्या सर, तो फेनेरिटे। ठीक है, मम्मी का नाम क्या सर, फेनेरिटे। नाउ अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, वो सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस वाज द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। दैट मीन्स सोक्रेटिस सर एक थिंकर थे जिनका बर्थ हुआ था कहां पर, ग्रीस में हुआ था। दैट इज हम लोगों ने क्या लिखा, ही वाज द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। द नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। नाउ ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इसको डिस्कस किया जा सकता है सर। हमने लिखा हुआ है नोन इज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, कि वेस्टर्न फिलोसॉफी में या वेस्टर्न फिलोसॉफी का इनको क्या कंसिडर किया जाता है, फादर कंसिडर किया जाता है। बट क्वेश्चन ये आता है क्या सर सोक्रेटिस से पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसॉफी नाम की कोई चीज थी नहीं क्या, या फिलोसोफर्स नहीं थे क्या, तो यहां पर मेरा आंसर होगा नो। सोक्रेटिस से पहले भी कई सारे थिंकर्स और फिलोसोफर्स थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, बट जो एक सिस्टमेटिक वे में फिलोसॉफी को स्टडी करना स्टार्ट किया है वो किसने किया है, सोक्रेटिस ने किया है। दैट इज व्हाई वी से हिम
वेस्टर्न, छोड़ दी, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एथिक्स एंड इंक्वायरी। देखिए, जब आप सोक्रेटिस की लाइफ को, सोक्रेटिस की फिलोसॉफी को इन डिटेल पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि सर फिलोसॉफी ऑफ सोक्रेटिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिस अपनी लाइफ में जितना टाइम रहा उनके पास में, उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग करते रहे, डायलॉग करते रहे, और उस डायलॉग के थ्रू क्या किया उन्होंने, जो यूनिवर्सल ट्रुथ थे उनको जानने की कोशिश करते रहे। दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज द फादर ऑफ एथिक्स एंड इंक्वायरी। क्या कहते हैं हम लोग उनको? फादर ऑफ एथिक्स एंड इंक्वायरी एज वेल एज फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। नेक्स्ट इज ही वाज अ स्कल्प्टर। अब सोक्रेटिस के जो पापा थे सर, वो कौन थे? उनका ऑक्यूपेशन था स्कल्प्टर का। दैट मीन्स वो स्कल्प्टर थे सर, मूर्तिकार थे, जो मूर्ति बनाने का काम करते थे। नाउ नेक्स्ट ही फॉट इन पेलोपोनेशियन वॉर एज अ सोल्जर। अब सोक्रेटिस का यदि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें थोड़ा सा, सर सोक्रेटिस जो थे बाय ऑक्यूपेशन, तो क्या सर, जो पापा का ऑक्यूपेशन था वही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, क्या बन गए? स्कल्प्टर बन गए। नाउ सर उन्होंने, एक बैटल हुई थी बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। ध्यान रखिएगा, किन किन के बीच में बैटल हुई थी? एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में। ना इस बैटल में क्या हुआ था, सोक्रेटिस ने पार्टिसिपेट किया था किसकी तरफ से? तो एथेंस की तरफ से। बट अल्टीमेटली इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ? तो स्पार्टा, जो कि एक बहुत छोटा सा स्टेट था, और एक छोटा सा स्टेट ने क्या किया सर, एथेंस को, जो कि कंपैरेटिवली बहुत बड़ा स्टेट है, जिसकी नेवी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी आर्मी बहुत बड़ी है, बट इतने बड़े स्टेट को स्पार्टा ने क्या कर दिया? हरा दिया था एज अ फुट सोल्जर। इसी पेलोपोनेशियन वॉर में जो था सोक्रेटिस ने पार्टिसिपेट भी किया था, और यही वो टाइम था जहां से सोक्रेटिस के दिमाग में थिंकिंग को लेकर के एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और सोक्रेटिस ने सोचना, समझना, अपनी गवर्नमेंट पर क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया। सो ये जो पेलोपोनेशियन वॉर हुआ है, इसका सोक्रेटिस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ द लास्ट वन इज ही चैलेंज्ड सोफिस्ट व्यू। नाउ सोक्रेटिस ने फिलोसॉफी की जो प्रोसेस स्टार्ट करी है, वो कैसे स्टार्ट करी है? ही स्टार्टेड हिज फिलोसॉफी बाय चैलेंजिंग सोफिस्ट वर्ल्ड व्यू। नाउ द क्वेश्चन इज हु वर सोफिस्ट? दैट मींस कि सर ये सोफिस्ट कौन थे? तो सोफिस्ट जो थे एक ग्रुप ऑफ पीपल था एथेंस में, जो क्या करते थे सर, जो पैसा लेकर लोगों को एजुकेशन देने का काम करते थे, उनको पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। अब सोक्रेटिस की अपनी खुद की एक फिलोसॉफी थी, वो फिलोसॉफी क्या थी सर? तो उसको समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझिएगा कि सर जो 5th सेंचुरी BCE, जिस टाइम पीरियड में एथेंस में सोक्रेटिस का बर्थ हुआ है, उस फेज में पूरे के पूरे एथेंस में या वेस्टर्न वर्ल्ड में थिंकिंग की प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई है, बट द इनिशियल सब्जेक्ट फॉर देम इज नेचर। दैट मीन्स सोक्रेटिस से पहले के जो थिंकर्स थे वो सोचते थे, वो क्वेश्चंस करते थे अबाउट नेचर, कि ये जो नेचर है, इस नेचर का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये जो नेचर है इसमें जो चेंज हो रहा है उस चेंज को कैसे एक्सप्लेन करना है। और इसी क्रम में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हुए। फर्स्ट इज डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस कहते हैं कि जो चेंज हो रहा है यूनिवर्स में, और या फिर यूनिवर्स में जो चेंज है, इसके पीछे क्या होता है? कोई रीजन होता है, कोई कॉज होता है, और चेंज जो होता है दिस इज द ओनली ट्रुथ। चेंज के अलावा कोई ट्रुथ नहीं है। डेमोक्रिटस का एक बहुत फेमस कोट है which says कि one cannot step into a river twice. What it means कि कोई भी व्यक्ति एक ही रिवर में दोबारा स्नान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो रिवर है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है सर, अपने आप को चेंज करते जा रही है। एक चेंज ही है जो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हमेशा हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो सोफिस्ट का वर्ल्ड व्यू कुछ अलग था, ठीक है। उनसे पहले के जो फिलोसोफर्स थे उनका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या था सर, वो किन सब्जेक्ट्स का आंसर ढूंढने की कोशिश करते थे? तो दे आर नोन एज फिजिसिस्ट। दैट मींस जो नेचुरल लॉ है उनको स्टडी करना, इसके अलावा तो नेचर में जो होने वाले चेंजेस हैं उन चेंजेस को एक्सप्लेन करना। ये क्या था, सोक्रेटिस से पहले के फिलोसोफर, जिनको हम लोग प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर भी कहते हैं, उनका व्यू था ना। एक ऐसे ही बहुत प्रोमिनेंट थिंकर हुए जिनका नाम है थेलीज। थेलीज मानते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वाटर। दैट मींस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है, पानी से बनी हुई है।
आप देखते कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट क्या है सर, पानी है। अर्थ के मैक्सिमम पोर्शन पर क्या है सर, पानी है। एटमॉस्फेयर में क्या है सर, वाटर वेपर, अल्टीमेटली क्या है सर, फॉर्म ऑफ वाटर। सो थेलीज ने कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा यूनिवर्स और नेचर है उसका जो मेन पार्टिकल है, मेन ऑब्जेक्ट, वो किसको बताया है, वाटर को बताया है। ठीक है, बट प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर जो कि नेचुरल लॉ को स्टडी करते थे, उनके बाद में धीरे धीरे 5th सेंचुरी बीसी में जो मैटर ऑफ फिलोसॉफी था या सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोसॉफी था वो क्या हो गया, चेंज हो गया सर। कैसे चेंज हुआ, सो देखिए प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स बेसिकली स्टडी कर रहे हैं किसको सर, तो दे आर स्टडिंग नेचर, नेचर को स्टडी कर रहे हैं सर। बट 5th सेंचुरी बीसी से जो स्टडी हो गई वो ह्यूमन सेंट्रिक हो गई। दैट मीन्स अब नेचुरल लॉज को या नेचर में होने वाले चेंजेस को समझने से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी किस चीज को, ह्यूमन को, कि ह्यूमन के लिए कौन सी चीज बेनिफिशियरी है, कौन सी चीज हार्मफुल है, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो नाउ द सेंटर ऑफ फिलोसॉफी इज ह्यूमन। अब क्या करने लगे सर, अब ह्यूमन को सेंटर में रख करके जो भी थिंकर्स और फिलोसोफर्स थे वो अपनी फिलोसॉफी करने लगे। सो इसी क्रम में जो पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्स्ट थिंकर्स होते हैं दे आर नोन एज सोफिस्ट्स। उन थिंकर्स को क्या कहा जाता है सर, तो उन थिंकर्स को कहा जाता है सोफिस्ट। दैट मीन्स इनका भी जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो क्या होगा सर, ह्यूमन होगा। नाउ आइए हम लोग देख लेते हैं कि सर ये सोफिस्ट कौन थे। ये भी एक क्वेश्चन है जो 3 मार्कर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो देखिए सोफिस्ट कौन थे सर, तो सोफिस्ट स्पेशलाइज्ड इन वन और मोर सब्जेक्ट एरियाज सच एज फिलोसॉफी, रिटोरिक, म्यूजिक, एथलेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सर दीज आर द पीपल जो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम के लोगों को एजुकेशन देने का काम करते थे। उनके बदले में जो स्टूडेंट्स होते थे इनको पे करते थे। तो क्या थे सर, प्राइवेट मान लीजिए एजुकेटर्स थे। ठीक है, नाउ दे थिंक्स, अब यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोफिस्ट फिलोसॉफी को। तो सोफिस्ट फिलोसॉफी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट या पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है हमारे, बट फिर भी जब सोक्रेटिस को पढ़ रहे तो एक बार सोफिस्ट को भी देखना जरूरी है। तो उनका वर्ल्ड व्यू क्या था, सोफिस्ट की फिलोसॉफी क्या थी, तो सोफिस्ट थिंक देयर वर नो यूनिवर्सल ट्रुथ। सोफिस्ट क्या सोचते हैं कि देयर वर नो यूनिवर्सल ट्रुथ। दैट मीन्स जो ट्रुथ होता है, जो रियलिटी है वो चेंज होते रहती है। कैसे चेंज होते रहती है सर, तो रियलिटी मान लीजिए मेरे लिए रियलिटी कुछ और है, आपके लिए रियलिटी क्या होगी, कुछ और होगी। ये किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की, किसी भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते थे। दिस इज कि सर जो रियलिटी है या जो नॉलेज है, कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं आप, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, रिलेटिव होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, तो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। दैट मीन्स जो नॉलेज हो गया वो क्या हो गया आपका, रिलेटिव हो गया। क्यों, मैन टू मैन, टाइम टू टाइम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फॉर सोक्रेटिस देयर वर नो यूनिवर्सल ट्रुथ, सॉरी फॉर सोफिस्ट देयर वर नो यूनिवर्सल ट्रुथ। फॉर देम नॉलेज इज रिलेटिव। उनके लिए जो नॉलेज था, जो रियलिटी थी वो क्या थी, रिलेटिव थी। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे कोई वस्तु यदि ब्लैक दिखती है तो हो सकता है किसी और पर्सनालिटी का, किसी और इंडिविजुअल को वो व्हाइट दिखे, रेड दिखे। ठीक है, तो नॉलेज क्या है, रिलेटिव होता है। और जो व्यक्ति जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करता है, देख पाता है, वो उसके उसी एस्पेक्ट को क्या कर पाएगा, जान पाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, सोफिस्ट की फिलोसॉफी और वर्ल्ड व्यू ऑफ सोफिस्ट इज दैट दे थिंक दैट द नॉलेज इज रिलेटिव एंड देयर वर नो यूनिवर्सल ट्रुथ। दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और देखिएगा प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि सोक्रेटिस ने अपनी फिलोसॉफी स्टार्ट करी है बाय चेंजिंग सोफिस्ट्स व्यू। व्हाट इट मींस अगेन, सो इसका मतलब होगा कि सोक्रेटिस कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ में बिलीव रखते थे। उनका विश्वास था दैट देयर आर सम यूनिवर्सल ट्रुथ्स। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम चेंज नहीं होते हैं। वो सबके लिए कैसे होते थे, सबके लिए एक जैसे होते हैं सब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए हम लोगों ने देखा सोफिस्ट कौन थे। अब देखिए सोक्रेटिस को पढ़ने से पहले एक सोक्रेटिस की लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है। स्टोरी को जानना इज मोस्ट नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज सम थिंकर सेज दैट द लाइफ ऑफ सोक्रेटिस इज हिज फिलोसॉफी। यदि आप सोक्रेटिस की फिलोसॉफी समझना चाहते हैं तो सोक्रेटिस की लाइफ को समझ लीजिए। जिस दिन आप सोक्रेटिस की लाइफ को समझ जाइएगा उस दिन सोक्रेटिस की फिलोसॉफी भी आप इजीली समझ जाएंगे। तो अब सोक्रेटिस की फिलोसॉफी स्टार्ट करने से पहले व्हाट वी स्टार्टेड द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वाज द मैन सर जिनके ऊपर में एथेंस के कोर्ट में अदालत में क्या चलाया गया सर? एक ट्रायल चलाया गया था। क्यों चलाया गया सर? सो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सोक्रेटिस वाज द मैन हु पार्टिसिपेटेड इन पेलोपोनेशियन वॉर विद एथेंस आर्मी एज अ फूट सोल्जर। सर उसने आर्मी में एक सोल्जर की तरह एथेंस की ओर से क्या किया? पार्टिसिपेट किया। बट अल्टीमेटली जो वॉर हुआ या बैटल हुई है इसमें क्या हुआ? इसमें एथेंस जो कि एक बहुत बड़ा सिटी स्टेट है ग्रीस का अपने आप में, वो एक बहुत छोटे से सिटी स्टेट विच इज नोन एज स्पार्टा, स्पार्टा से हार गया ना। अब लोग जो थे कहीं ना कहीं ये सोचने लगे कि यार जो स्टेट है, जो हम लोगों के रेगुलेट करने वाले स्टेट को लोग हैं या जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं उन पर क्वेश्चन रेज करना इतना भी टफ टास्क नहीं है। उनके मिसकंडक्ट को लोगों को बताना या उनको डिस्कस करना इतना भी टफ नहीं है। आपके अंदर वो जिल होनी चाहिए कि आप किसी गलती को उसको रियलाइज कराओ या उसको बताओ। पर जब स्पार्टा से हार गया एथेंस तो वहां के लोगों को लगने लगा कि नहीं, दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप क्या करें, लोगों को या फिर जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स है उनको अपनी गलती आप महसूस करवाइए। और यही वो टाइम था जहां से सोक्रेटिस ने फिलोसॉफी करना स्टार्ट कर दिया। ना सोक्रेटिस की फिलोसॉफी क्या है? तो सोक्रेटिस की एक बहुत फेमस मेथड है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस। डायलेक्टिक मेथड इन द सेंस सोक्रेटिस ने क्या किया कि सोक्रेटिस निकल गए यूनिवर्सल ट्रुथ या अल्टीमेट ट्रुथ की खोज में। अब सोक्रेटिस का अगेन एक बहुत फेमस कोट है विच इज कि सर सोक्रेटिस कहते हैं आई नो दैट आई नो नथिंग। मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं, बट मेरे अंदर जानने की और उस नॉलेज को अटेन करने की, उस नॉलेज को गेन करने की क्या है? भूख है, डिजायर है। अब उस भूख को शांत करने के लिए, उस डिजायर को शांत करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, उनसे क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, उनसे आर्ग्यूमेंट्स करूंगा, उनसे डायलॉग करूंगा, ताकि जो क्लेम करते हैं कि वी आर द नॉलेजेबल पर्सन इन एथेंस, उनके पास जाकर उनसे क्वेश्चन आंसर करूंगा तो उनका जो थोड़ा सा इतना बड़ा ज्ञान का सागर है उसमें से 2-4 बूंद क्या हो जाएगी? मेरे हिस्से आ जाएगी। तो सोक्रेटिस ये चाहते थे या ये करना चाहते थे ना। इसी क्रम में क्या हुआ कि सोक्रेटिस ने जो लोग एथेंस में क्लेम करते थे दैट वी आर द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सनालिटीज इन एथेंस, उन लोगों को जाकर उनसे क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दिया, उनसे प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया। अब अल्टीमेटली थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा रहा हूं मैं स्टोरी को। अल्टीमेटली एक सिचुएशन ऐसी आ गई, एक कंडीशन ऐसी आ गई जहां पर जो सोफिस्ट थे, जो क्लेम करते थे कि हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो लोगों को जाकर एजुकेशन देने का काम करते थे, तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि सोफिस्ट अल्टीमेटली ह्यूमिलिएटेड फील करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि सोक्रेटिस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है और क्वेश्चन पूछने का इसका पर्पस होता है अल्टीमेटली हम लोगों को ह्यूमिलिएट करना। अब जो लोग भाई इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज, उनको यदि कोई एक आम आदमी जाकर क्वेश्चन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको क्या कर रहे हो? चैलेंज कर रहे हो, और इस चैलेंज को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सोक्रेटिस भी थोड़े से चंचल चतुर और चालाक थे। सोक्रेटिस ने क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया वहां के गॉड्स के ऊपर में कि आपके जो भगवान है, आपके यहाँ जो हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे है, हेवन है तो कैसे है, यदि हेवन में कोई गया है तो उससे आपकी मेरी कॉल पर बात करवा दीजिए कि वो लोग कैसे हैं, वहां पर क्या चल रहा है। बिकॉज एक फेज था, ये जो फिलोसॉफिकल फेज आया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इससे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में एक फेज था सर जिसको डार्क फेज और डार्क एज के नाम से जानते हैं हम लोग, जहां पर थिंकिंग, रैशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच ये सब बैंड थी और चर्च जो था अपने पीक पर था। अब चर्च की सारी बातें चल रही है, रिलीजन बहुत हावी है सोसाइटी में। सोक्रेटिस ने क्या किया है? सोक्रेटिस ने पहले से सोफिस्ट को ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट किया। दूसरा काम क्या किया सर? सोक्रेटिस ने क्या किया है सर कि जो एथेंस के गॉड्स हैं, उनके रिलीजियस गॉड्स हैं, उन पर क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिए। थर्ड काम क्या किया?
जब सोक्रेटिस ने अपने व्यूज लोगों को बताना स्टार्ट किए, जब सोक्रेटिस ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना स्टार्ट कर दिया, तब धीरे धीरे पूरे एथेंस में सोक्रेटिस के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और अल्टीमेटली इस फैन फॉलोइंग से प्रॉब्लम्स होने लगी सोफिस्ट को। तो हुआ क्या, सोक्रेटिस के ऊपर में एक ट्रायल चलाया गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया कि आओ साहब, आप बहुत होशियार बन रहे हो और आपने लोगों को परेशान कर दिया है, तो आइए अब आपको कोर्ट में पेश किया जाता है। सोक्रेटिस सीधे साधे आदमी बोले ठीक है साहब चलते हैं। हम गए, सोक्रेटिस जज के सामने खड़े हो जाते हैं। जज उनसे पूछता है और भाई सोक्रेटिस काहे परेशान कर रहे हो लोगों को। तो सोक्रेटिस सेज कि गुरु देखो मैंने कुछ नहीं कहा, एक ओरेकल ऑफ डेल्फाई है। ओरेकल ऑफ डेल्फाई सब तो जो एथेंस में जो टेम्पल थे उनके पृष्ठ है और वो कहते हैं द वाइजेस्ट पर्सन इन एथेंस इज सोक्रेटिस, कि पूरे एथेंस में यदि कोई सबसे वाइजेस्ट सबसे नॉलेजेबल पर्सन है तो वो कौन है, सोक्रेटिस है। और सोक्रेटिस खुद जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि सेज कि आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूं या मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब मुझे क्या करना है सर, तो मुझे ओरेकल ऑफ डेल्फाई को रॉन्ग साबित करना है क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। अब उनको रॉन्ग साबित करूंगा कैसे पॉसिबल है ये, मुझे जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, तभी तो जाकर मैं अपने नॉलेज को या मैं क्या हूं जान पाऊंगा। तो जज कहते हैं ठीक है साहब, अब आप जो है आप एक्सप्लेनेशन तो दे रहे हो आपने जो किया है उसकी, बट ठीक है एक दिन की आपको मोहलत दी जाती है, आप सोचिए समझिए, कल हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। सोक्रेटिस को पहुंचा दिया जाता है जेल में। सोक्रेटिस वहां पर बैठे होते, तभी सोक्रेटिस के पास में दो सोक्रेटिस के डिसाइपल और स्टूडेंट्स आते हैं। वो सोक्रेटिस से कहते हैं कि गुरु देखो हमने सारी व्यवस्था कर दी है, पूरे सिस्टम को हम लोगों ने खरीद लिया है एंड दिस इज द टाइम जब आप इस जेल से भाग सकते हो, नहीं तो ये खबर पक्की है मार्केट में कि आपको कल जो है जज जो है मौत की सजा सुना देगा। नाउ सोक्रेटिस के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सोक्रेटिस वहां से भाग सकते हैं, बट सोक्रेटिस उनसे कहते हैं आई एम नॉट हियर टू जस्ट फीड माई बेली, मैं यहां पर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास में रीजनिंग कैपेसिटी है, मेरे पास में साइंटिफिक अप्रोच है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस साइंटिफिक अप्रोच का यूज करके थिंकिंग करूंगा, रीजनिंग करूंगा, मैं लोगों से क्वेश्चंस करूंगा, मैं लोगों के बिलीफ को चैलेंज करूंगा। दैट इज वाई सोक्रेटिस ने क्या कहते हैं कि गुरु मैं अपनी सिर्फ बैली को फीड नहीं करूंगा, मैं तो रीजनिंग करूंगा, मैं तो लॉजिकल क्वेश्चनिंग करूंगा लोगों से। दैट इज वाई सोक्रेटिस क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। नाउ अब देखिए सर, सोक्रेटिस ने अपने स्टूडेंट्स का डिसाइपल को समझा दिया कि मैं इसलिए क्वेश्चनिंग करूंगा बिकॉज मेरे अंदर क्या है, रीजनिंग कैपेसिटी है, मेरे अंदर लॉजिकल थिंकिंग है, साइंटिफिक अप्रोच है मेरे पास में, तो विदाउट क्वेश्चनिंग तो मैं जी ही नहीं सकता हूं। यदि मैं विदाउट क्वेश्चनिंग जीऊंगा तो मुझ में और किसी भी एनिमल में कोई डिफरेंस बचेगा ही नहीं। सो सोक्रेटिस उनको समझा बुझाकर वहां से भेज देते कि भाई जाओ, मुझे तो यहां से भागना नहीं है। नेक्स्ट डे आता है ट्रायल का सोक्रेटिस का। अगेन सोक्रेटिस को जज जो है बुलाते और पूछते बताइए भाई और क्या हाल चाल है आपके। सोक्रेटिस कहते हैं ऑल ओके। नाउ जज अल्टीमेटली सोक्रेटिस के सामने दो ऑप्शंस रखते हैं एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज लीव फिलोसॉफी। व्हाट इट मींस, सोक्रेटिस से कहा जाता है कि आप फिलोसॉफी करना, लोगों से क्वेश्चन आंसर करना छोड़ दीजिए। और दूसरा ऑप्शन सोक्रेटिस के सामने रखा जाता है विच इज की हैव पॉइजन। या तो आप फिलोसॉफी करना छोड़ दो, सोचना समझना, लोगों से क्वेश्चन करना छोड़ दो, या फिर आप क्या करो, आप जो है वो एक स्पेसिफिक जहर होता है, पॉइजन होता है जो सोक्रेटिस को पीने के लिए ऑफर किया जाता है। इट्स कॉल्ड, क्या नाम था उस पॉइजन का, तो द पॉइजन इज हेमलॉक। सोक्रेटिस को कहा जाता है कि या तो आप पॉइजन पी लीजिए सर, तो सोक्रेटिस को जहर पीने का एक ऑप्शन दे दिया गया। सो देखिए उस कोर्ट में सोक्रेटिस के सामने कौन से दो ऑप्शंस रखे, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज लीव फिलोसॉफी एंड द सेकंड ऑप्शन इज जस्ट हैव पॉइजन एंड द नेम ऑफ द पॉइजन इज हेमलॉक। कौन सा पॉइजन दिया गया था सर उनको, हेमलॉक दिया गया था। और हेमलॉक अपने आप में इतना डेंजर पॉइजन है कि इनको पिए और निपट गए आप। ठीक है, तो सोक्रेटिस ने फिलोसॉफी करना छोड़ने के स्थान पर किस बात को चूज किया, उसने चूज किया कि गुरु मैं क्या करूंगा,
मैं हेमलॉक को पी जाऊंगा, मैं हेमलॉक ड्रिंक कर लूंगा, बट मैं फिलोसॉफी करना छोड़ूंगा नहीं। नाउ देखिए, दिस वाज द फर्स्ट केस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस जहां पर किसी व्यक्ति ने फिलोसॉफी करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। As I told you before, कि the life of Socrates is his philosophy. सोक्रेटिस का जीवन ही क्या है, उसका दर्शन है। कोई व्यक्ति फिलोसॉफी करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, रैशनल थिंकिंग के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है सब। अब हुआ क्या कि सोक्रेटिस के डेथ के बाद में जो गवर्नमेंट थी उसको पता था कि सोक्रेटिस का जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट था वो कौन था, प्लेटो था। और जो युद्ध एकदम भड़के हुए सोक्रेटिस की डेथ के बाद में वो कहीं ना कहीं एथेंस की गवर्नमेंट को चैन से जीने नहीं देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्लेटो। तो प्लेटो के अगेंस्ट भी क्या किया जाता है, प्लेटो के अगेंस्ट भी केस किया जाता है, प्लेटो को भी ये कर दिया जाता है कि भाई अब आपकी खैर नहीं रहेगी। दैट इज वाई प्लेटो थोड़े से समझदार थे या प्लेटो थोड़े से रियलिस्टिक थे। दैट इज वाई प्लेटो ने क्या किया, एथेंस छोड़कर वे वहां से चले गए और ये सोचकर चले गए कि इन फ्यूचर जब भी टाइम मिलेगा तब मैं आऊंगा और तब आपको बताऊंगा कि आपने सोक्रेटिस के साथ में क्या गलत किया है। नाउ रिमेंबर, इस स्टोरी को आपको जस्ट एज अ स्टोरी नहीं लेना है, इस स्टोरी को आपको दिमाग में रखना है। बिकॉज जब हम प्लेटो पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो पढ़ेंगे, तो उसकी डिफरेंट थियरीज में अल्टीमेटली इंपैक्ट होता है ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस के ट्रायल ने उसके दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ दी थी। ठीक है, दैट इज प्लेटो की जो फिलोसफी कहीं ना कहीं इसी का क्या है, एक्सटेंशन है, या फिलोसफी ऑफ सोक्रेटिस का क्या है सर, एक्सटेंशन है। तो आप इस ट्रायल को अच्छे से दिमाग में रखिएगा ना। ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस देखने के बाद में आइए हम लोग बात करते हैं फिलोसफी ऑफ सोक्रेटिस की। एंड देखिए, पहले तो हमने देखा अर्ली लाइफ ऑफ सोक्रेटिस और हम लोगों ने देखा कि सर सोक्रेटिस को कहा जाता है फादर ऑफ एथिक्स एंड इंक्वायरी। सोक्रेटिस को कहा जाता है फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। सोक्रेटिस स्कल्प्टर थे। सोक्रेटिस ने सर पेलोपोनेशियन वॉर में एज अ फुट सोल्जर पार्टिसिपेट किया। सोक्रेटिस ने सर सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू को चैलेंज किया। फिर अर्ली लाइफ ऑफ सोक्रेटिस देखी हम लोगों ने। देन वी सॉ द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे सोक्रेटिस के ऊपर में इम्पाइटी का चार्ज लगाकर कि आप हमारे गॉड्स की क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, चार्ज लगा करके सोक्रेटिस को अल्टीमेटली डेथ पेनल्टी दे दी गई। नाउ अब हमको देखना है फिलोसॉफी ऑफ सोक्रेटिस, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। ये क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे लेक्चर का, जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सोक्रेटिस इज द मैन जिनसे रिलेटेड हमारे पास में कोई भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सर, कि सर सोक्रेटिस ने अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी फिलोसॉफी से रिलेटेड कोई भी लिटरेचर और बुक लिखा नहीं है। सोक्रेटिस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है वो या तो उनके कंटेम्परेरी जितने भी थिंकर्स और फिलोसोफर है उनसे मिलती है, या फिर अल्टीमेटली उनके डिसाइपल से मिलती है। डिसाइपल लाइक एरिस्टोफेन्स, ज़ेनोफेन्स, प्लेटो, या कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने प्लेटो की लाइफ को अपनी राइटिंग्स में क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है, और वहीं से इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं, या उन्हीं से उनके रिगार्डिंग, सोक्रेटिस के रिगार्डिंग वहीं से हमको क्या मिलती है सर, इंफॉर्मेशन मिलती है। सो सोक्रेटिस की फिलोसॉफी में क्या चीजें देखना है हम लोगों को। सो वेरी फर्स्ट थिंग इन फिलोसफी ऑफ प्लेटो इज डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस। सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं द डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस, द मेथड ऑफ डायलॉग, और वी कैन से क्वेश्चन एंड आंसर। इसी को कहा जाता है सोक्रेटिक मेथड। अब नॉलेज को गेन करने के लिए सोक्रेटिस ने क्या किया था सर, एक मेथड यूज की थी। उस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, सोक्रेटिस ने यूज किया, दैट इज दिस इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड। मेथड क्या थी सर, तो द मेथड इज क्वेश्चन आंसर मेथड, और वी कैन से डायलेक्टिक मेथड, डायलेक्टिकल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे, क्वेश्चन और आंसर करेंगे। द सेकंड वन इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, और वी कैन से एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने नॉलेज से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट दिया है, नॉलेज से रिलेटेड उनकी फिलोसॉफी क्या है, ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉलेज इज वर्च्यू। नाउ दिस इज द कोट ऑफ सोक्रेटिस, जो क्या होता है एग्जाम में एज इट इज आपको दे दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड आपको या तो 5 मार्कर
या तो 2 मार्कर या तो 20 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आ जाएगा कि आपको लिख दिया नॉलेज इज वर्च्यू। अब आपको इसको 200 वर्ड्स में, 5 to 6 लाइंस में, 10 to 20 वर्ड्स में क्या करना है सर, एक्सप्लेन करना है। ये देखें, दिस अगेन द पार्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। नाउ एक और पार्ट देखेंगे हम लोग, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। व्हाट इज दिस सर? तो मैंने आप लोगों से बताया था कि सोक्रेटिस ने कहा था कि आई एम द मैन विद रीजन, मतलब मैं एक इंसान हूं जिसके पास में क्या है, रीजनिंग कैपेसिटी है, मैं रैशनल थिंकिंग कर सकता हूं, मैं साइंटिफिक थिंकिंग कर सकता हूं। तो मेरे लिए विदाउट एग्जामिन, मतलब किसी भी विदाउट एग्जामिन मेरी लाइफ को जीना क्या है, इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई उन्होंने जो विष का प्याला पिया था, जो पॉइजन ड्रिंक किया था उन्होंने, वो ये बोलते हुए किया था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बिना परीक्षा के जीवन क्या है, व्यर्थ है। बिना क्वेश्चंस के जीवन क्या है, व्यर्थ है। आप में और हम में, या फिर आप में और एनिमल में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा यदि आप अपनी लाइफ पे एग्जामिन नहीं करते हैं तुम। नेक्स्ट वन इज व्हाई सोक्रेटिस हेटेड डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ सोक्रेटिस में एक बहुत फेमस एक कॉन्सेप्ट है कि सोक्रेटिस जो थे वो डेमोक्रेसी से क्या करते थे सर, हेट करते थे ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई सोक्रेटिस हेटेड डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन, कि सोक्रेटिस जो थे वो डेमोक्रेसी से हेट क्यों करते थे। लास्टली हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सोक्रेटिस इन एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स और मोरालिटी में सोक्रेटिस का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था। सो दीज आर सम टॉपिक्स जिनको हम लोगों को वन बाय वन क्या करते चलना है, कंप्लीट करते चलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ सोक्रेटिस। क्या देखने वाले सर आज क्लास में हम लोग? तो सर सोक्रेटिस की फिलोसॉफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ सोक्रेटिस, द क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ सोक्रेटिस वी कैन से। तो आइए देखते हैं कि डायलेक्टिक मेथड सोक्रेटिस की है क्या। तो देखिए डायलेक्टिक मेथड में मैंने बताया कि दिस इज क्वेश्चन आंसर बेस्ड मेथड, कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है, आप एक क्वेश्चन करेंगे, सामने वाला उस क्वेश्चन को आंसर करेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अल्टीमेटली हम लोग जब क्वेश्चन आंसर कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर पहुंचेंगे, जो क्या होगा, जो किसी के भी पर्पज से कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सर सोफिस्ट के लिए जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। बट सोक्रेटिस क्या मान रहा है, सोक्रेटिस सेज दैट द नॉलेज इज यूनिवर्सल। नॉलेज क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। बट उस यूनिवर्सल नॉलेज को ढूंढने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ती है डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस और क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ सोक्रेटिस। सो लेट्स सी कि डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस क्या है। सो देखिए डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस बेसिकली क्या है, दिस इज द मेथड स्टार्ट्स विद एन इनिशियल आर्ग्यूमेंट। क्या करेंगे सर, देखिए सोक्रेटिस जो थे लाइफ टाइम जो है क्वेश्चन आंसर करते रहे, साथ ही अपने डिसाइपल को ये इंस्ट्रक्शन देते थे कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आपको या उसकी बातों पर आपको एज इट इज यकीन नहीं कर लेना है। हमेशा आपको क्या करना है, उनकी बातों को एग्जामिन करना है। कैसे एग्जामिन करोगे, सो सिंपली हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, सामने वाला उस क्वेश्चन को क्या करेगा, आंसर करेगा, तब जाकर ही हम लोग क्या करेंगे, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ पर पहुंच पाएंगे। सो द डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस स्टार्ट्स विद एन इनिशियल आर्गुमेंट। क्या करते हैं सर हम लोग इसमें, ये जो मेथड है सोक्रेटिस की डायलेक्टिक मेथड, ये क्या करती है, एक इनिशियल आर्गुमेंट से स्टार्ट होती है। कोई एक कॉन्सेप्ट और एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, उस सेंटेंस से क्या होती है, आर्गुमेंट स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज अ मर्डरर। एक मर्डरर कौन होगा, सो जो सामने वाला बंदा है वो इसको एक डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा इसकी, एंड ही सेज कि वन हु किल्स समवन, हु किल्स someone is a murderer. Now Socrates क्या करेंगे, Socrates एक काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे अब कि सर यू आर सेइंग वन हु किल्स समवन इज अ मर्डरर। बट हम लोगों ने देखा है कि एथेंस ने नंबर ऑफ बैटल्स लड़ी है और उन बैटल्स में एथेंस के सोल्जर्स ने दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को मारा है, तो क्या दे ऑल आर मर्डरर, वो सारे के सारे मर्डरर है क्या सर। तो फिर यहाँ पर क्या करता है, जो सामने वाला बंदा है जिसने एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी हम लोग को इनिशियली, तो अपने डेफिनेशन को इस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद में थोड़ा सा सुधारेगा, क्या किया, फिर अपने डेफिनेशन को मॉडिफाई करेगा, एंड ही सेज वन हु किल्स समवन
नॉट एट पीस बट एट वॉर। जो बैटल में या वॉर में किसी को मारेगा वो क्या होगा सर, वो मर्डरर नहीं होगा। वो पीस के टाइम पे यदि कोई किसी को मारता है तो वो क्या है, मर्डरर है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग सर इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये समझ रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूअसली तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमें किसी प्रॉपर कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए, या फिर कोई एक बंदे के पास में कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट बचे ही नहीं। तब ये सोक्रेटिस कहते हैं कि सर एट द एंड हम लोग पहुंचे कहां पर, यूनिवर्सल ट्रुथ पर, और वही हमारी एक प्रॉपर एक साइंटिफिक और यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी जो हम लोगों को एक मर्डरर की क्या देगी, एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। सो आइए इसको देखते हैं कि जब भी आपको सपोज कीजिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस, तो आपको स्टार्टिंग से लिखना है। सी एमपीपीएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली आ सकता है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इन 5 मार्क्स में आपको 5 to 6 लाइन्स लिखनी है। सो इन पॉइंट्स और सेंटेंसेस के थ्रू आपको पॉइंट्स 5 या 6 पॉइंट्स जो है इजीली बना सकते हैं। सो कहां स्टार्ट करेंगे हम लोग, दिस इज डायलेक्टिक मेथड इज अ सोक्रेटिक मेथड और दिस इज द मेथड ऑफ सोक्रेटिस। उसमें क्या बोलना चाह रहे सोक्रेटिस, सोक्रेटिस सेज द मेथड और द डायलेक्टिक मेथड स्टार्ट्स विद एन इनिशियल आर्ग्यूमेंट। कहां स्टार्ट होगी सर, ये इनिशियल आर्ग्यूमेंट से होगी, जिसमें हमने देखा कि हु इज अ मर्डरर, उसकी एक डेफिनेशन है हमारे पास में, उससे आर्ग्यूमेंट जो है स्टार्ट होती है। नाउ सम कॉन्ट्राडिक्शन इमर्ज, जब आप डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे सामने वाले ने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया तो क्या होंगे, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस इमर्ज होंगे। नाउ वी मॉडिफाई अ इनिशियल आर्ग्यूमेंट, इस कॉन्ट्राडिक्शन के इमर्ज होने के बाद में जो आपका इनिशियल डेफिनेशन था उसको आप क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल नो कॉन्ट्राडिक्शन इज लेफ्ट, ये प्रोसेस आप तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक एट द एंड कोई कॉन्ट्राडिक्शन बचता ही नहीं है सर। कोई एक बंदा जो है दोनों में से क्या हो गया है, शांत हो गया है, चुप हो गया, उसके पास में कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट बचा ही नहीं। नाउ अब देखिए एट द एंड क्या होगा, वी अराइव एट ट्रुथ, एट द एंड या लास्ट में आप क्या पहुंचेंगे, आप ट्रुथ पर पहुंचेंगे, आप रियलिटी पर पहुंचेंगे, आप यूनिवर्सल ट्रुथ को जान पाएंगे। सो होप कि आप लोग समझ में आया होगा कि डायलेक्टिक मेथड 5 मार्कर में आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे आंसर करना है। देखिए एक सिंपल से आंसर राइटिंग की प्रोसेस होती है, मैं आपको बताता हूं। स्पेशली हम लोगों को बताया कि सर एमपीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और इतने वास्ट सिलेबस को एज इट इज याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर सम कीवर्ड्स। इन वर्ड से और इन कीवर्ड से आपको फॉर्म करने हैं सेंटेंसेस। जब आप ये सेंटेंसेस फॉर्म कर लेंगे तो अल्टीमेटली जब सम ऑफ सेंटेंसेस हो जाता है तो वो सेंटेंस क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अल्टीमेटली जो पैरा होता है वही पैरा आपके क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर होता है। सो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस प्रोवाइड कर दिए हमने, अब आपको इससे एक प्रॉपर 5 मार्कर आंसर क्या करना है, फॉर्म करना है। चलिए आइए देखते हैं कि आगे डायलेक्टिक मेथड में और क्या बचा हुआ है सब। सो देखिए नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस, और वी कैन से सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसके फीचर्स क्या होंगे। सो देखिए जब भी आप किसी से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप सामने वाले बंदे से क्वेश्चन तभी पूछेंगे जब आपको इनिशियली क्या होगा, उसके ऊपर डाउट होगा। सो यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सोक्रेटिक मेथड इज स्केप्टिकल, ये एक डाउट से स्टार्ट होगी, दैट इज वाई क्या है, ये संशयवादी है। आपको पहले सामने वाले की डेफिनेशन पर क्या करना पड़ेगा सर, डाउट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वे इट इज बेस्ड ऑन डायलॉग, एज आई टोल्ड यू कि सर इसमें क्या है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है, दैट मींस इसमें आर्ग्यूमेंट होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, दैट इज वाई वी कैन से इट इज बेस्ड ऑन डायलॉग, ठीक है, एक आर्गुमेंट वाद विवाद पर आधारित है ये। तो इंडक्टिव मेथड में क्या करने वाले हम लोग, सो इंडक्टिव मेथड में बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, दैट मींस इसमें क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडक्टिव मेथड विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के तो समझते हैं इसको। अब सपोज कीजिए आपने कौवा देखा, ठीक है, और उसका कलर कैसा सर, ब्लैक है। आपने दूसरा कौवा देखा, उसका भी कलर कैसा है सर, ब्लैक है। नंबर ऑफ कौवे जब आपने देख लिए तो आपने क्या किया, उनका एक पर्टिकुलर फीचर देखा, स्पेसिफिक फीचर देखा कि सर जो क्राउड है उसका कलर क्या है सर, ब्लैक है। नाउ ऐसे करके आपने एक जनरलाइजेशन कर दिया दैट ऑल द क्राउड इन द वर्ल्ड आर
ब्लैक। सारे के सारे वर्ल्ड में जितने भी क्राउड है या कौवे वो सब क्या है सर, ब्लैक होते हैं। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फिलोसॉफी में इंडक्टिव मेथड ऑफ फिलोसॉफी। तो सोक्रेटिक मेथड में आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिडक्टिव। तो सीधा इसका क्या कर देना, आपको उल्टा कर देना। दैट मीन्स जब हम लोग जनरल फीचर से स्पेसिफिक फीचर की तरफ जाते हैं तब उस मेथड को क्या बोल देते हैं हम लोग सर, डिडक्टिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि सर मयंक एक इंसान है, मयंक इज अ ह्यूमन, और उसके अंदर क्या है, सोल है। या फिर मयंक एक इंसान है सर, और वो कैसा है सर, उसकी डेथ हो सकती है। नीलेश एक इंसान है, उसकी भी क्या हो सकती है सर, डेथ हो सकती है। संदीप एक इंसान है सर, उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। दैट इज वाई हम लोगों ने एक स्पेसिफिक फीचर निकाल लिया कि सर जितने भी ह्यूमंस है ऑल ओवर द ग्लोब उन सब की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड ऑफ फिलोसॉफी। नाउ नेक्स्ट मेथड देखिएगा, फिर नेक्स्ट फीचर क्या है सर इसका, कि सर ये डेफिनेशनल है। दैट मीन्स अल्टीमेटली हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है थोड़ी देर पहले कि सोक्रेटिस अपनी मेथड के थ्रू या सोक्रेटिक मेथड के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की। कि सर जस्टिस क्या होता है, तो जस्टिस के साइंटिफिक और रैशनल डेफिनेशन निकालेंगे हम लोग। सर मर्डरर क्या होता है, सर एक आइडियल स्टेट क्या होता है, इन सारी चीजों क्या निकालना है हम लोग को, डेफिनेशन ड्रॉ करना है। दैट इज वाई सोक्रेटिक मेथड इज डेफिनेशनल मेथड, कि इसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले सर, डेफिनेशन निकालने वाले। नाउ अल्टीमेटली अराइव एट यूनिवर्सल ट्रुथ। सोक्रेटिक मेथड के थ्रू आप कहां पहुंचेंगे, आप यूनिवर्सल ट्रुथ पर पहुंच जाएंगे, जो कि सोक्रेटिस के लिए क्या है, द रियल नॉलेज। तो यूनिवर्सल नॉलेज ही या यूनिवर्सल ट्रुथ ही सोक्रेटिस के लिए क्या होगा सर, रियल नॉलेज होगा। और कैसे पहुंचेंगे यहां तक हम लोग, थ्रू डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस। लास्ट फीचर देखिएगा इसका कैसा है सर, कॉन्सेप्चुअल है। दैट मीन्स सोक्रेटिस का मानना है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज रियल नॉलेज, और उस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर पहुंचा जा सकता है कैसे सर, तो सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिक मेथड के थ्रू। आगे सोक्रेटिस ने किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहा है, हम लोग सोक्रेटिस की एपिस्टेमोलॉजी में देखेंगे। होप कि आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम लोग जो रिमेनिंग चीजें हैं, रिमेनिंग थिंग्स लाइक कि सर सोक्रेटिस जो होता है इनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, सोक्रेटिस का एथिक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है, सोक्रेटिस का इवैल्यूएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या एग्जाम अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ। हाँ, और इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।